हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। देखो, हम लोग कर चुके हैं 6th क्लास की पूरी एनसीईआरटी। जो हिस्ट्री में जो भी टॉपिक्स दिए हुए थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। आज हमने शुरू करनी है 7th क्लास की एनसीईआरटी, जिसका पहला चैप्टर है ऑफ हिस्ट्री इज न्यू बिगिनिंग्स, सिटीज एंड स्टेट्स। अभी तक हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, कैसे वो इंडिया का फर्स्ट अर्बनाइजेशन वाला पीरियड सामने आया था निकल के। अब धीरे धीरे आईवीसी का हमने डिक्लाइन भी देखा था कि या तो बारिश ज़्यादा हो गई थी, फ्लड्स की वजह से वो डिक्लाइन कर गई थी, या ड्रॉट्स ज़्यादा पड़ गए थे, बारिश नहीं हुई थी, इसलिए फूड स्कार्सिटी की वजह से काफ़ी सारी जो जनता थी अर्बन एरिया से निकल कर दोबारा से रूरल एरियाज में चली गई थी। तो डिक्लाइन का मतलब ये था कि जो अर्बनाइज्ड एरियाज हैं वो कम हो गए थे और जो लोग दोबारा अर्बन एरिया से चले गए थे रूरल एरियाज में। ठीक है, अब वो टाइम पीरियड हम लोगों को पता है कि भाई उस टाइम पर क्या सिचुएशंस थी, क्या क्या मिला था हमें। डांसिंग गर्ल की मूर्ति है, प्रीस्ट किंग की मूर्ति है, या हमें ग्रिड टाउन प्लानिंग देखने को मिली थी। वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग हमने देखा था, मैरीटाइम ट्रेड वहाँ पर होता था। उनकी स्क्रिप्ट क्या थी, टेराकोटा टॉयज वगैरह मिले थे, मेटलर्जी की काफ़ी ज़्यादा उनको नॉलेज थी। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने आईवीसी में पढ़ी थी। ओके, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर है आपका जनपदों का और महाजनपदों का। अब धीरे धीरे सिचुएशंस चेंज हुई हैं। अब अगर आपकी वो वाली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे चीज़ें और इवॉल्व हो जाएंगी। धीरे धीरे फिर दोबारा लोग अर्बन एरियाज में जाना शुरू करेंगे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी दैट वाज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, और जो उसके बाद कई सालों के महाजनपदों का टाइम पीरियड आया था उसे हम कहते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो अर्थशास्त्र बुक में जो कौटिल्य ने लिखी है उसमें बेसिकली ये कहा गया है जो किंगडम है शैल बी प्रोटेक्टेड बाय फोर्टिफाइंग द कैपिटल्स एंड द टाउन्स एट द फ्रंटियर्स। आपको सारा का सारा जो अपना टाउन है वो बचा कर रखना है। इन्वेजन्स हो सकती हैं और आपके यहाँ पर काफ़ी सारे सिविल अनरेस्ट भी हो सकते हैं। इनके रिगार्डिंग भी आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा द लैंड शुड नॉट ओनली बी केपेबल ऑफ सस्टेनिंग द पॉपुलेशन बट ऑल्सो द आउटसाइडर्स। आपको तो खाने का सारा सामान मिलना ही चाहिए, लेकिन जो और लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी सारी सुविधाएं आप लोगों ने देनी है फूड सिक्योरिटी वाइज। It should be beautiful, being endowed with the cultivable lands, mines, timber forest, elephant forest and good pasture rich in cattle. पूरा जो एरिया है वो एग्रीकल्चर वाला बढ़िया होना चाहिए। वहाँ पर जो है खाने पीने, नदियाँ वगैरह, इन सब का काफ़ी बड़ा एक डाइवर्सिटी होनी चाहिए। इट शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर वाटर। बारिश कम हो या ज़्यादा हो दैट डज नॉट मैटर। बेसिकली क्या है कि वाटर आपको रेन के अलावा भी बाकी और सब चीज़ों से मिले। And it should have good roads and waterways. It should have a productive economy with a wider variety of commodities. कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपकी प्रजा है, जो भी आपके लोग हैं, उनको सब चीज़ों की सहूलियत होनी चाहिए। They should feel secure, they should feel safe. उनके पास जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स प्लस वाटरवेज होनी चाहिए जिससे वो ट्रेड कर सके, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए और ये सब इंश्योर करना काम है किंग का, और किसी का काम नहीं है, ये काम है किंग का। और किंग जो अपनी वेलफेयर के लिए नहीं बल्कि प्रजा की वेलफेयर के लिए काम करता है, लोग उसकी ही लास्ट में पूजा वगैरह भी करते हैं और उसको दोबारा से किंग बनने का मौका मिलता रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि दिखाता है कि उस टाइम पर इंडिया में किस तरीके की अर्बनाइजेशन चल रही थी। ओके, तो ये तो चलो हम बाद में मौर्यन एम्पायर के टाइम की बात करेंगे। अभी हम लोगों ने जनपद और महाजनपदों की बात करनी है जो कि आईवीसी के कुछ सालों बाद डेवलप हुए थे। ओके, चलो, और ये है राजगृह का एक आपको पूरा रेमिनेंट दिखाया हुआ है विच इज़ द कैपिटल ऑफ मगध महाजनपद। अब महाजनपद क्या है क्या नहीं है वो हम देखेंगे एंड हमें उनकी कैपिटल्स भी याद करनी है। ठीक है, चलो, इस चैप्टर के बाद हमारे 3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। पहला, व्हाट डू वी मीन बाय सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, उसका क्या मतलब है, कैसे वो आई, उसके बारे में पता लग जाएगा हमें। सेकेंड विल बी वाई वर दी जनपद एंड महाजनपद एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन इंडियाज अर्ली हिस्ट्री। इनके आने की वजह से क्या सिग्निफिकेंट या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने देखी या सीखी, इनका क्या अल्टीमेटली योगदान था पूरी इंडियन हिस्ट्री में। एंड थर्ड इज व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डिड दे इवॉल्व, वहाँ पर क्या सिस्टम था, मोनार्की थी, रिपब्लिक्स थे, या इलेक्शन होते थे, डेमोक्रेसी थी, क्या था बेसिकली। तो उससे हमें हल्का सा आइडिया मिल जाएगा कि हमारे आज के टाइम पर जो सिस्टम चल रहे हैं क्या वो पहले भी थे या बस हम लोगों ने अभी उनको इवॉल्व किया है। ओके, सो दीज आर 3 क्वेश्चन जिनके आंसर हम लोगों को देखने हैं। अब चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जहाँ पर शुरुआत होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन से।
आज से जो अर्ली सेकेंड मिलेनियम BCE की हम बात करें, मतलब जो है अपना 2000 BCE टू 1000 BCE की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर अर्ली वाले में मतलब 2000 BCE के आसपास जो टाइम था, द इंडस, हड़प्पन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो थी, जिसको हम इंडिया का फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते थे, इट गॉट डिक्लाइंड, इट गॉट डिसइंटीग्रेटेड, इट गॉट डिसबैंडेड, ठीक है। अब इसके पीछे रीजंस कई सारे थे। इनके सारे जो हड़प्पा वाले एरिया के अर्बन जो सारे ऑर्डर्स थे वो डिसअपियर हो गए थे, जैसे जो इलेबोरेट स्ट्रक्चर्स थे, सिटाडेल था, लोअर टाउन था, ग्रेट बाथ था, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, बड़े बड़े घर या बड़े बड़े जो एरिया जैसे लोथल में जो डॉकयार्ड था वो भी डिसअपियर हो गया था। क्राउडेड स्ट्रीट्स हो गई थी, अब बहुत सारी बिजी मार्केट्स देखने को मिल रहे थे, डिफरेंट कम्युनिटीज विद स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस, ठीक है। तो मतलब क्या थे, उस टाइम पर काफी सारे लोग थे वहां पर, सिटीज क्राउडेड थी और मार्केट्स भी बिजी थे, और जो लोग हैं वो काफी स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस में काम करते थे कि अगर ये पर्सन वीवर है तो ये वीविंग का ही काम काफी अच्छे से करेगा। सो द सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, बट बहुत ज्यादा ये रिजिड सिस्टम नहीं था उस टाइम पे, है ना। तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से मेटल स्मिथ, पॉटर्स, बिल्डर्स, वीवर्स, कैटल पीपल एंड सो ऑन। राइटिंग सिस्टम था उनके पास, था, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए, वो अलग बात है, वो बोस्ट्रोफोडॉन स्क्रिप्ट थी उनकी, बट हमें आज तक समझ में नहीं आई कि वो क्या है। सैनिटेशन सिस्टम था, हर जगह हर घर में जो है प्रॉपर पूरा एक बंद नालियां थी, कवर्ड ड्रेनेज था, और जो सारी नालियां थी वो एक मेन सुअर टैंक से जाकर जुड़ती थी। प्रेजेंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, इतनी साफ सफाई अदरवाइज बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाती अगर देयर इज नो सुपरविजन एंड देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। एंड बिहाइंड इट ऑल अ लार्ज स्टेट स्ट्रक्चर विद अ रूलिंग क्लास एट द हेड, कोई ना कोई तो पक्का था जो कि इस पूरे चीजों को सुपरवाइज कर रहा था। एंड फॉर अ होल मिलेनियम अर्बन लाइफ रिमेन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, ये सब जो चीजें थी ये डिसअपियर हो चुकी थी, है ना। और लगभग 1000 साल तक कोई भी जो अर्बन लाइफ है वो हमें इंडिया में देखने को नहीं मिली। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज होती हैं, दोबारा से टाउन बनने शुरू होंगे। जो लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में थे या पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे वो अर्बन एरियाज को छोड़ के दोबारा चले गए थे रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर को करने के लिए, है ना। बट धीरे धीरे चीज़ें और डेवलप होती हैं, तो पूरा किस तरीके चीज़ें चेंज होती हैं ये हम देखेंगे। फर्स्ट मिलेनियम BCE में, मतलब जो ये फर्स्ट सेंचुरी 1000 BCE से लेकर आपका आप कह लो कि 1 BCE तक, ये जो है पूरा एक मिलेनियम है। दिस इज द फर्स्ट मिलेनियम BCE। वाइब्रेंट न्यू फेज ऑफ अर्बनाइजेशन बिगेन अल्टीमेटली, जो स्टार्टिंग के 2000 BCE के आसपास हमारी ये सभ्यता पूरी अर्बन एरियाज में से खत्म हो गई थी। 1000 साल तक कोई अर्बन एरिया नहीं आया, बट उसके बाद धीरे धीरे अर्बनाइजेशन शुरू हुई, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये मिलती है हमें गंगा वाले प्लेन्स में, ये हमें इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के टाइम पर नहीं मिल रहा है। गंगा वाला एरिया अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है क्योंकि वहां पर काफी सारे फर्टाइल प्लेन्स हैं, है। तो इंडस का थोड़ा बहुत एरिया, ये रावी ब्यास सतलुज वाला एरिया, और मेनली जो ये महाजनपद जनपद डेवलप हुए थे वो गंगा के किनारे बेसिकली डेवलप हुए थे। ओके, सो नेबरिंग रीजन्स में। और हमें कैसे पता कि यहीं पर ही डेवलप हुआ था सब कुछ, हम तो नहीं थे उस टाइम पर, तो हमें कैसे पता, हमें पता है 2 सोर्सेज से। पहला सोर्स है हमारा आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, जिसने ये हमें दिखाया कि भाई इन एरियाज में इस टाइम पर जो ये सारे मतलब घर वगैरह बने हुए थे वो अर्बनाइज्ड जो सेंटर्स हैं उनको दर्शाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के एविडेंसेस हमारे पास है। एंड सेकेंड वी हैव एंशिएंट लिटरेचर डिस्क्राइबिंग देम, लेट वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन लिटरेचर जो थे उन सब ने इन सब का जिक्र किया हुआ है। चाहे कोई बुक जैनिज्म धर्म की है, जैन धर्म की है, चाहे कोई बुक जो है बुद्ध धर्म की है। तो बेसिकली क्या है कि ये सारे के सारी चीजें में अर्बन सेंटर्स का जिक्र किया गया है। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा फेज था IBC का, दैट वाज फर्स्ट अर्बनाइजेशन, एंड सेकेंड फेज स्टार्टेड विद द फर्स्ट मिलेनियम BC। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड बुक्स हमें बताती हैं दैट यस देयर वर अर्बन सेंटर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सो लेट्स मूव टू दी जनपद एंड महाजनपद। देखो, एंड ऑफ सेकेंड मिलेनियम BC का मतलब है 1000 BCE के आसपास की हम बात कर रहे हैं, 1100-1200 BCE की बात कर रहे हैं। इस टाइम पर ठीक है, जो रीजनल कल्चर्स थे वो काफ़ी डेवलप हो रहे थे, ग्रेजुअली डेवलप हो रहे थे। उन्होंने बेसिकली क्या है ना, अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया। जैसे कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं। सो ऑल दीज रीजनल कल्चर्स वर रीऑर्गेनाइज्ड।
रीऑर्गेनाइज के बाद क्या है, इन लोगों ने अपनी क्लैंस या ग्रुप्स बना लिए, खास करके वो लोग जो कि कॉमन लैंग्वेज को बोलते थे, जो कॉमन कस्टम्स को परफॉर्म करते थे, और जो है हर एक जो एक क्लैन थी वो एक टेरिटरी से अपने आप को डिनोट करने लग गई। ठीक है, जिसे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा उस टेरिटरी को जनपद, और जिसको रूल करता था एक राजा। ठीक, अलग अलग एरियाज में लोग बसे हुए थे जो कॉमन कस्टम्स को फॉलो करते थे, कॉमन लैंग्वेज को फॉलो करते थे, क्लैन बनी, ग्रुप्स रीऑर्गेनाइज हुए, एक राजा का चुनाव हुआ, है ना, और धीरे धीरे जो है लोग वहां पे सेटल हो गए। जनपद का मतलब है, जना इज बेसिकली द क्लैन, है ना, जनपद एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है कि जहां पर लोग, जन इज बेसिकली द लोग, है ना, लोगों की हम बात कर रहे हैं। जन, दे हैव सेट फुट, पद विच इज दैट इज सेटल्ड डाउन। सो जनपद का मतलब है कि लोग जहां पर सेटल हुए, जहां पर उन्होंने अपना पैर रख दिया ताकि जो है वहां पर वो सेटल हो सके, दैट एरिया वाज नोन एज जनपद। ओके, तो ये एक जनपद हो गया, यहाँ पर कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कस्टम, कॉमन रूलर एक है हमारे पास। ठीक है, और धीरे धीरे जो है ये जनपद ग्रो करते हैं, इनके ट्रेड नेटवर्क्स को एक्सपैंड किया जाता है। जैसे आईवीसी में ट्रेड नेटवर्क्स थे, वैसे ही यहाँ पर भी ट्रेड नेटवर्क्स आए धीरे धीरे, जिससे कि उन्होंने अलग अलग जनपदों को आपस में क्या किया, कनेक्ट किया। ट्रेड के थ्रू कनेक्शंस और ज़्यादा बढ़े, ट्रेड नेटवर्क्स हमारे एक्सपैंड हुए, और धीरे धीरे अगले आने वाले 300-400 सालों में 8th सेंचुरी बीसीई या 7th सेंचुरी बीसीई के आसपास जो है इन्होंने, जो अर्ली स्टेट्स थे, दे मर्ज्ड टुगेदर, अब आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये जो छोटे छोटे एरियाज थे, इन्होंने मिलकर जो है एक महाजनपद की जो है रीऑर्गेनाइजेशन कर ली और एक महाजनपद बना दिया। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, दे मर्ज टुगेदर, द रिजल्टिंग बिगर यूनिट्स वर नोन एज महाजनपद। और उस टाइम पर ये 6th सेंचुरी बीसी, 5th सेंचुरी बीसी के आसपास ना जो हमें देखने को मिलता है कि धीरे धीरे सारे जो जनपद थे उन्होंने आपस में एक दूसरे को ऐसे मर्ज कर लिया था। अब मर्ज बेसिकली पता है क्यों किया है, क्योंकि ना जैसे छोटे छोटे जो एरियाज होते हैं, छोटे छोटे क्लैंस होते हैं, ये अपनी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। एक जनपद जो है वो कोई ना कोई अटैक कर देगा इनके ऊपर, बिकॉज उस टाइम पर टेरिटरीज पर काफ़ी ज़्यादा अब वॉर होने शुरू हो गए थे, बिकॉज जितना ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही आपको एग्रीकल्चर की फील्ड भी चाहिए होगी। तो अगर ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है आपकी, तो ज़्यादा आर्मी है आपके पास, तो यू कैन ईजिली अटैक ऑन दोज क्लान्स, दोज जनपद जिनकी पॉपुलेशन कम है, तो उनकी टेरिटरी हथियाने के लिए जो है आप आ चुके हैं। तो धीरे धीरे हुआ क्या है ना कि कुछ तो आपस में से वॉर के चलते ही मर्ज हुए हैं, कोई जो है अपनी मर्जी से मर्ज हुए हैं। तो वी डोंट हैव इनफ एविडेंस कि बेसिकली हुआ क्या था, बट वी कैन ऑल्सो बेसिकली प्रिडिक्ट कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे महाजनपदों का आविष्कार होना शुरू हुआ, ये आने शुरू हुए, और टोटल महाजनपद जो है 16 का जिक्र किया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, गांधार वाले एरिया से लेकर, ठीक है, यूपी वाले एरिया तक, है ना, यूपी बिहार वाले एरिया तक, बल्कि वेस्ट बंगाल तक, गोदावरी नदी तक, है ना, सेंट्रल इंडिया तक, काफ़ी बड़े जो एरियाज हैं वहाँ पर ये जनपदों का जो है बेसिकली प्रेजेंस अब देखने को मिल रहा था। तो टोटल 16 महाजनपद हैं। ठीक है, एंड कुछ ऐसे हैं, अब 16 तो महाजनपद हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई जनपद बचा ही नहीं है, बहुत सारे और जनपद भी हैं जो कि अपना रूल इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, बट हमारा जो मेन फोकस है वो 16 महाजनपदों के ऊपर है। ठीक है, ये पूरा जो डायग्राम है आपको दिया हुआ है 16 महाजनपदों का। आपके पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द महाजनपद एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट 5th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी के आसपास, या फिर आपको क्वेश्चन आएगा यहाँ लिखा होगा महाजनपद, यहाँ लिखी होंगी उनकी कैपिटल्स, और पूछेंगे आपसे कि बताओ इनमें से कौन सा पेयर सही मैच किया हुआ है हम लोगों ने। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी वाले होते हैं जो एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। सो आपका काम बस ये है कि आपने महाजनपदों को ढूंढना है और उनकी कैपिटल्स को याद करना है। कोई ना कोई निमोनिक हम लोगों को बनाना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप इसको बार बार भी देखते रहोगे ना तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ऑलरेडी बहुत चीज़ें हमें पता ही हैं, जैसे गांधार वाला जो एरिया है वो अफगानिस्तान वाला एरिया हम कहते हैं, तो गांधार वाला एरिया एक महाजनपद था। कंबोज जो एरिया था वो एक महाजनपदों वाला एरिया है, एक महाजनपद है। कुरुक्षेत्र जो अपने पांडव वगैरह थे तो उनकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ थी उस टाइम पर। मत्स्य जो है एक किंगडम था, महाजनपद था, जिसकी कैपिटल जो है वो विराट थी, है ना। मत्स्य किंगडम के साथ भी काफ़ी रिलेशंस मिलते हैं, जो पांडव और कौरव होते थे। इसके अलावा यहाँ पर अवंती है सेंट्रल इंडिया में, जिसका कैपिटल है उज्जैनी। अब उज्जैनी बेसिकली है ही मध्य प्रदेश में, उज्जैन, तो उसका कैपिटल है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर अस्माका है,
ठीक है। असपाम का कैपिटल है पुदाना समथिंग करके है कुछ, तो वो कैपिटल आपको याद करनी है इसमें। इसके अलावा यहाँ पर पांचाल, अब जो पांचाली जो द्रौपदी हैं वो बिल्कुल साथ साथ वाले एरियाज हैं सारे के सारे, तो ये अहिछत्र जो है इसकी कैपिटल है ना। इसके अलावा ये है शुरासेन, इसकी कैपिटल है मथुरा, ये मथुरा ध्यान रखनी है आपने। छेदी एक है जो आसपास अभी मध्य प्रदेश वाला छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, यहाँ पर है इसकी कैपिटल त्रिपुरी। तो ये अवंती और छेदी जो है आपस में पास पास ही पड़ते हैं। फिर आता है आपका मगध, मगध की कैपिटल है राजगृह। सबसे जो मेन महाजनपद हैं 16 के 16 में से वो मगध था, ठीक है। मतलब मगध भी था, अवंती, कौशला, काशी, ये सब जो थे वो काफी ज्यादा फेमस हमारे पास महाजनपद हुआ करते थे, काफी पावरफुल थे ये। यहाँ पर कौशला है जिसकी कैपिटल है श्रवस्ती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत अच्छा महाजनपद था उस टाइम पर, फेमस था। जो ये आपका वत्स महाजनपद है इसकी कैपिटल है कौशाम्बी, वत्स की है कौशाम्बी। फिर मल्ला महाजनपद इसका, जिसकी कैपिटल है कुशीनारा। इसके अलावा एक आता है आपका वृजी, वृजी कह लो, वज्जी कह लो, इसकी कैपिटल है हमारी वैशाली। वैशाली भी बहुत फेमस एक सिटी हुआ करती थी उस टाइम पर। इसके अलावा अंग है ये वेस्ट बंगाल में, जिसकी कैपिटल है चंपा, है ना। तो ये गांधार की है तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी काफी फेमस थी उस टाइम पर। कंबोज है आपका ये पुष्कालवती, है ना। तो ये आपके टोटल 15 महाजनपद हमने लिखे हैं, इसमें एक और काशी भी है, काशी इसमें मिसिंग है जिसकी कैपिटल है वाराणसी, है ना। तो ये 16 महाजनपद हैं जो कि बहुत फेमस थे उस टाइम पर। कैसे महाजनपद बने, कैसे जनपद बने, कैसे सेटलमेंट रहा लोगों का एग्रीकल्चर के टाइम पर, है ना। तो धीरे धीरे और ट्रेड बढ़ा और फिर जो है दोबारा अर्बन एरियाज में लोग गए, है ना। तो ये सब चीजें हल्की सी हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा हुआ गंगा का जो प्लेन है वो सबसे ज्यादा फेमस रहा फॉर दी प्रोलिफरेशन ऑफ महाजनपद। काफी सारे एरिया जो है महाजनपदों के यहाँ पर ही डेवलप हुए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी की समस्या नहीं है, यहाँ पर बहुत हरे भरे जंगल हैं, तो जंगली जानवर जैसे एलिफेंट वगैरह रहते हैं यहाँ पे, तो एलिफेंट्स को हम आर्मी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर आर सिक्योरिटी पर्पसेस। तो ये सब की वजह से फर्टिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्लेन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर है, आयरन है यहाँ पे, आयरन को हम यूज करके जो जंगलों को काटने के लिए कुल्हाड़ी वगैरह बना सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्रेड नेटवर्क्स, काफी ट्रेड नेटवर्क्स यहाँ पर डेवलप हुए, मगध के आसपास काफी सारे डेवलप हुए थे। तो मगध इसी ट्रेड नेटवर्क्स की वजह से, तो मगध की ना लोकेशन ऐसी थी, अगर आप मगध को देखोगे ना तो लोकेशन देखो कहाँ पर है इसकी, यहाँ पर है, यहाँ पर गंगा का एरिया है काफी, है ना। यहाँ पर और सारी जो ट्रिब्यूटरीज है वो आकर मिलती हैं यहाँ पे, तो काफी ज्यादा जो है घने जंगल और पानी की समस्या बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, है। घने जंगल है, पानी की समस्या नहीं है। तो ये इसीलिए मगध सबसे पावरफुल एम्पायर, पावरफुल महाजनपद बन चुका था उस टाइम पे। ओके चलो, अब इसके अलावा अगर हम देखें जो ये महाजनपद ने कैपिटल्स दी हुई हैं सारी की सारी जितने भी हैं, ये काफी ज्यादा लार्ज महाजनपद थे, मतलब काफी बड़ा एरिया ये कैरी करते थे। वेल फोर्टिफाइड सिटीज हैं, पूरी सिटीज के अराउंड ना ऐसे फोर्टिफिकेशन की हुई थी, किलाबंदी की हुई थी, और किलों के जो दीवारों के नीचे ना बहुत ज्यादा ऐसे पानी वाला एरिया था जिसको मोट कहते हैं ना। तो अगर कोई आ भी रहा है तो उसको पानी में से तैर के आना पड़ेगा, और इन्होंने पानी में छोड़े हुए थे मगरमच्छ, तो इसीलिए काफी ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर डेवलप की हुई थी उन्होंने। आर्मी भी थी यहाँ पर इनके पास, है ना। डिफेंस अच्छा था। जो गेटवेज हैं वो ना मतलब थोड़े से संकीर्ण हुआ करते, नैरो हुआ करते, ताकि जो इतने भी लोग एंटर कर रहे हैं सिटी में उनका सारा ना चेकअप वगैरह हो सके कि कौन कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस मकसद से आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो ये जितने भी गार्ड्स हैं वो कंट्रोल करते थे द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स एंटरिंग और लीविंग द सिटी, ठीक है। तो बहुत सारे महाजनपद अभी भी हैं जो कि आज भी सिटीज के तौर पर काफी डेवलप्ड हैं। तो ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है महाजनपदों के बारे में, कैसे दिखते थे, फोर्टिफिकेशन थी या नहीं थी। अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, पहले जनपदों की अगर हम बात करें तो वहां पर ना काउंसिल्स हुआ करती थी, सभा और समिति, ठीक है। सभा और समिति ना हम लोगों ने जब वेदों की बात की तब भी हमने डिस्कस किया था कि ये एक काउंसिल है जो कि काफी लोगों से बनी हुई है, और जो भी डिस्कशंस की जाती हैं, जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो इन्हीं डिस्कशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो है ये जो सभा और समिति है ये एल्डर्स की काउंसिल्स हैं, जो थोड़े से बूढ़े लोग हैं, जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो ये राजा की काउंसिल्स हैं जहां पर इनकी डिस्कशंस से ही डिसीजंस लिए जाते थे। द राजा वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू रूल इंडिपेंडेंटली, वो खुद इंडिपेंडेंटली राज नहीं करता ना आर्बिट्ररली, कि मतलब उसका जो मन आया उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया, नहीं, बल्कि आर्बिट्ररली नहीं,
उसने जो गुड रूलर है वो एडवाइस लेता है अपनी असेंबली से, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोगों की सहमति है। एंड दैट इज वाई वी से दैट उस टाइम पर सिस्टम जो था वो डेमोक्रेटिक था, बहुत ज्यादा रिजिड मोनार्की नहीं थी वहां पर डिसीजन अगर राजा ले भी रहा है तो भी जो है एक डिस्कशंस के थ्रू हो रही है, लोगों की बातें सुनी जा रही है वहां पे, है ना। अपार्ट फ्रॉम मिनिस्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो ये असेंबलीज हो गई, मिनिस्टर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, इन सब की जो है एडवाइस के साथ चीजें की जाती है। इसके अलावा ये भी देखा गया था, उसमें कई एविडेंस ये भी दिखाते हैं कि अगर रूलर इनकम्पिटेंट है कि वो राज ढंग से नहीं कर पा रहा है तो उसको रिमूव भी किया जा सकता था बाय असेंबली। ये एविडेंसेस थोड़े से कम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसका जिक्र जो है वो मिला है। ये मेंशंस सिग्निफिकेंट है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि देयर वाज एन एस्टैब्लिश्ड लॉ, मतलब कि ऐसा कोई संविधान नहीं लिखा हुआ था कि अगर आपने अच्छा रूल नहीं किया तो फिर आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं था। हमें बस एविडेंसेस मिलते हैं कि इनकम्पिटेंट रूलर कैन बी रिमूव्ड बाय द असेंबली। ओके इसके अलावा और सारी चीजें हैं इसमें कि जो महाजनपद थे वो मतलब काफी ज्यादा ग्रो कर चुके थे, एक्सपैंड कर चुके थे। इनका बेसिकली मतलब क्या है ना कि जो मोनार्की थी वो थी उस टाइम पर, मोनार्की थी, जो राजा था वो अल्टीमेट रूलर था, लेकिन हमने बस ये देखा है कि डिस्कशंस होने के बाद डिसीजंस लिए जाते थे, एडवाइस पर डिसीजंस लिए जाते थे, अगेन सपोर्टेड बाय मिनिस्टर्स एंड एन असेंबली ऑफ एल्डर्स। बट यस हिज पोजीशन वाज हेरिडिटरी, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसमें कोई इलेक्शंस की बात नहीं चल रही है कि अगर आप इनकम्पिटेंट रूलर हैं तो फिर आपको हटाकर हम लोग जो है कोई और रूलर को इलेक्ट कर लेंगे। इलेक्शन का सिस्टम नहीं है, हेरिडिटरी है सब कुछ, सारा जो भी है। किंग की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टैक्सेस को कलेक्ट करवाना, रेवेन्यू बढ़वाना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, ठीक है, बढ़िया फोर्टिफिकेशंस करना, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सेफ्टी प्रोवाइड करना अराउंड देयर कैपिटल, और टू मेंटेन एन आर्मी टू डिफेंड द टेरिटरी और वेज वॉर विद नेबरिंग वंस एज द केस मे बी। ठीक है, तो ये सारी जो जिम्मेदारी है जो हम महाभारत में सुनते हैं ना कि एक राजा है, राजा का ही ये सारा धर्म है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना या फिर अपनी प्रजा की सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें उन महाजनपदों की ही हैं। और इसी वजह से जो ये महाजनपद ये सारी बातें कर पाए वो पावरफुल और सक्सेसफुल माने गए, जिसमें आपका मगध, कोसला, अवंती, ये 3 हैं ऐसे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट्स महाजनपद माने गए थे। ठीक है, इसके अलावा 2 महाजनपद ऐसे थे जो कि वहां पर मोनार्की हेरिडिटरी नहीं थी, जैसे कि एक है आपका वज्जी या वृजी और दूसरा है आपका मल्ल। ठीक है, तो ये मल्ला और वृजी ये 2 ऐसी जगह हैं जहां पर आप ये बोलोगे कि जो सभा और समिति है उनके पास ज्यादा पावर है किंग के मुकाबले। तो जो सभा समिति कहती हैं वो डिसीजन लिया जाता है और ये बताती हैं कि राजा कौन होगा। सिलेक्शन जो ऑफ राजा भी जो है वो सभा समिति के पास है। तो कुछ महाजनपद जो थे वो संघ की फॉर्म में थे, संघ मतलब होता है रिपब्लिक, वो अपना राजा खुद चुनते हैं, हेरिडिटरी नहीं चलता है। और 14 महाजनपद ऐसे हैं जो कि मोनार्किकल सिस्टम को फॉलो करते थे। ओके, तो क्वेश्चन अगर आए कि ऑल महाजनपद फॉलो मोनार्किकल सिस्टम या अपना पूरा रिपब्लिक सिस्टम, तो आंसर इज नो, कुछ है कुछ नहीं है। ओके, इसके अलावा जो आपके जो महाजनपद थे, कुछ गण या संघ, संघ कह लो या गण कह लो, ये लिखा हुआ है इसमें, वर नॉट मोनार्कीज एंड देयर फंक्शनिंग माइट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक, जिसमें जितने भी जो डिसीजंस हैं वो सभा और समिति लेती हैं, ऑल्सो टू सिलेक्ट द रूलर। तो मल्ला और वृजी सिर्फ 2 ऐसे महाजनपद हैं जो कि रिपब्लिक्स थे, बाकी सब मोनार्किकल थे और राजा का सिलेक्शन भी सभा समिति करती थी इन दोनों महाजनपदों में। तो कुछ खास बातें हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, पता होनी चाहिए हमें। ये देखो कौशाम्बी है जो कि वत्स महाजनपद की कैपिटल है, उसके ये रूइंस देखने को मिल रहे हैं हमें, है ना। तो क्या है बेसिकली कि हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से ही पता लगा है दैट दीज एरियाज वर आल्सो हैविंग द अर्बन सेंटर्स जस्ट लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, इसके आगे अगर हम देखें तो यही है हमारे अर्ली रिपब्लिक्स। आज इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है ना। तो रिपब्लिक का क्या हम पहली बार ऐसे हुए हैं, तो आंसर इज नो। महाजनपदों के टाइम पर भी जो रिपब्लिक्स हैं वो देखे गए थे। हम लोगों ने जो जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात की थी तब हम लोगों ने महात्मा बुद्ध और वर्धमान महावीर को भी ये बताया था आप लोगों को कि ये भी संघ से बिलोंग करते थे, रिपब्लिक्स से बिलोंग करते थे, है ना। तो सारे के सारे जो है सिस्टम, कुछ जनपद थे, कुछ क्लैंस थे और कुछ आपके अल्टीमेटली महाजनपद बन चुके थे। ओके, सो इनोवेशंस और ज्यादा हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा चेंज आया है इस पूरे टाइम में। जनपदों और महाजनपदों के टाइम पर बहुत ज्यादा चेंज आया है, प्रोफाउंड चेंजेस हैं इनके। और क्यों ऐसा है, क्योंकि ना
ये जो पूरी सारी चीजें हैं, पहले हम रूरल एरियाज में रहने लग गए थे, अब आफ्टर आईवीसी अब धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की तरफ हमें जाना है। अगर आपको दोबारा अर्बन सेंटर्स बनाने हैं देन यू हैव टू हैव सम टेक्नोलॉजीज, बिकॉज अर्बनाइजेशन डज नॉट हैपन विदाउट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब टेक्नोलॉजीज में क्या है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमारे पास ये था कि हमने कॉपर मेटलर्जी को काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें महारत हासिल कर ली है। हम लोगों ने कॉपर में टिन मिला के उसको ब्रॉन्ज बना दिया है। लेकिन जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आया, और यहाँ पर कॉपर मेटलर्जी ही नहीं बल्कि जो आयरन मेटलर्जी थी उसको भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया। सारे इंडिया के डिफरेंट रीजन से हम लोगों ने आयरन को निकाला, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसकी माइनिंग करके उसको सही शेप में लेकर आए, उससे अलग अलग हम लोगों ने वेपन्स बनाए। हम लोगों ने जो है वेपन्स के साथ साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए जो उसको जंगलों को काटने के लिए जो कुल्हाड़ी वगैरह है वो बनाई यहाँ पे। तो कॉपर के मुकाबले आयरन के जो वेपन्स थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर थे। तो धीरे धीरे जो हमारी अर्बन एरियाज बन रहे हैं वहाँ पर सिर्फ कॉपर ही नहीं बल्कि आयरन की मेटलर्जी भी आपको देखने को मिलेगी। और ये स्टार्टिंग में ही सेकेंड मिलेनियम बीसी जो है ये 1200 जो है इसके आसपास ही जो है आपको देखने को मिल जाती है ये वाली, है ना। ये 1200 नहीं, अपने 1800 बीसी, 1600 बीसी, ये वाला जो सेकंड मिलेनियम वाला अर्ली वाला है ना, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी इसमें ये। इसके अलावा जो है बाय द लेट सेकंड मिलेनियम बीसी आयरन टूल बहुत वाइडली मतलब स्प्रेड हो गए थे। ये 1200-1100 बीसी के आसपास काफ़ी ज़्यादा ये डेवलप हो रहे थे और वाइड स्प्रेड थे। एग्रीकल्चर काफ़ी बिगर स्केल पर होने लग गया था। वेपन्स हम लोगों ने बनाने शुरू कर दिए थे, बहुत शार्पर थे, है ना, लाइटर थे ब्रॉन्ज के मुकाबले। और जैसे स्वॉर्ड्स होगी, तलवारें होगी, स्पीयर्स हो गए, एरोज हो गए, शील्ड्स हो गई। तो काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस हम लोगों को महाजनपदों में वॉरफेयर के भी मिले हैं। आईवीसी के टाइम पर हमने देखा था कि कोई भी ना किंग का रूल नहीं मिला था और ना ही कोई आर्मी का हम लोगों को एविडेंस मिला था। लेकिन यहाँ पर आपको राजा भी मिल रहे हैं और आपको वॉरफेयर के एविडेंसेस भी मिल रहे हैं। तो दैट इज हाउ दिस सेकंड अर्बनाइजेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट अर्बनाइजेशन। अगर मेंस में क्वेश्चन आता भी है तो यू शुड हैव सफिशिएंट पॉइंट विद यू गाइज दैट दीज आर द फीचर्स ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन विच इज आईवीसी एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन विच इज द पीरियड ऑफ महाजनपद्स। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा धीरे धीरे जो है आईवीसी के टाइम पर हमें कुछ पंच मार्क्ड कॉइन्स मिले थे, लेकिन हम श्योर नहीं थे कि ये किसके लिए यूज होते थे, एज ए मनी सिस्टम था या फॉर ट्रेडिंग सिस्टम था। लेकिन यहाँ पर हमें पता लग गया था कि जो फर्स्ट यूज ऑफ कॉइन्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गया था। पहले जो कॉइन्स थे वो हमारे सिल्वर से बने हुए थे, ठीक है, सिल्वर मेटल हम लोगों ने बनाई, उसके ऊपर हम लोगों ने कोई जो सिंबल है वो पंच कर दिया था। सो दैट इज वाई सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन्स आए धीरे धीरे करके। इसके बाद कॉइन्स ऑफ कॉपर, गोल्ड एंड अदर मेटल्स ये सब भी आए। तो हर महाजनपद ने अपने अपने जो कॉइन्स हैं वो इशू किए हुए थे, लेकिन ये है कि ट्रेड वगैरह करने के लिए कई और महाजनपदों के कॉइन्स भी ये लोग आपस में साथ रखते थे, बट हर महाजनपद का अपना एक कॉइन हुआ करता था। ठीक है, तो जैसे ये गंगा प्लेन्स फर्स्ट अर्बनाइजेशन में नहीं थे, सेकंड अर्बनाइजेशन की जो है वो गंगा प्लेन्स के आसपास ही डेवलप हुई है, ये वाली आईवीसी के आसपास डेवलप हुई है। मोनेस्ट्रीज आपको फर्स्ट अर्बनाइजेशन में नहीं मिली थी क्योंकि यहाँ पर मोनेस्ट्रीज जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्म से हैं, तो उस टाइम पर यहाँ पे तो आईवीसी में तो नहीं थे, सेकंड अर्बनाइजेशन में हम लोगों को मिली हैं। ठीक है, लिटरेचर यहाँ पर मिला है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। द स्क्रिप्ट वॉज बोस्ट्रोफिडॉन, यहाँ पर कुछ लिटरेचर्स मिले हैं जिसको हम पढ़ पाते हैं, जिससे हमें एविडेंसेस मिल पाते हैं। ट्रेड पहले भी था अब भी है, ऐसी बात नहीं कि पहले ट्रेड नहीं था, पहले तो हम लोग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन तक भी ट्रेड करते थे। वॉरफेयर यहाँ कोई एविडेंस नहीं मिला हमें, उसके बाद थोड़े बहुत एविडेंस मिलने हमें शुरू हुए। कॉपर ब्रॉन्ज यहाँ पे था, यहाँ पे भी था। आयरन यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था। सो दीज आर दी गंगा प्लेन्स की जो लोकेशन है, इसके जो रिलीजियस फीचर्स हैं, ट्रेड या फिर यूज्ड मेटल्स, कल्चर, लिटरेचर, ये सब जो है आपको डिफरेंस बताते हैं बिटवीन फर्स्ट अर्बनाइजेशन एंड सेकेंड अर्बनाइजेशन। ओके, इसके अलावा यहाँ पर डेवलप्ड है आपका वर्ण एंड जाति सिस्टम। अगर धीरे धीरे ट्रेड बढ़ रहा है, वॉरफेयर बढ़ रहा है, आपस में कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही हैं, अटैक हो रहे हैं, आर्मीज जो है बनाई जा रही हैं, तो सोसाइटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होनी शुरू हो गई है। अब जनरली आप इस बात को समझिएगा कि अगर किसी पर्सन के पास पावर है तो पावर को छोड़ना नहीं चाहता, और जिसके पास पावर नहीं है अगर उसको ये उसने अपने आप को कन्विंस ही कर लिया है कि भाई मुझे पावर की ज़रूरत भी नहीं है, तो वो जो है दबता चला जाएगा। लेकिन प्रोटेस्ट भी कर सकता है अगर वो उसको लगे कि आई ऑल्सो डिजर्व पावर, आई ऑल्सो डिजर्व सम डिग्निटी एंड सिक्योरिटी।
ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो धीरे धीरे बढ़ी हैं। यहाँ पे जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, है ना, सोसाइटी ने अपने आप को सेवरल ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज कर लिया था, कुछ ऑक्यूपेशंस के आधार पर और कुछ अदर क्राइटेरिया के आधार पर, कि भाई ये सारे वीवर्स हैं, ये सारे आर्टिसंस हैं, ये सारे जो है पॉटर्स हैं, ये सारे कॉबलर्स हैं, ये सारे जो हैं ट्रेड करने वाले हैं, ये सारे आपके एग्रीकल्चर करने वाले हैं, ये सारे आपके आर्मी वाले हैं। तो ऑक्यूपेशन या अदर क्राइटेरियाज के आधार पर जो लोग हैं उनके ग्रुप्स बन गए थे, उनके अलग अलग अपने क्लैंस बन गए थे। पहले जो एक टेरिटरी बेस्ड हमारी आइडेंटिटी थी, दैट बिकेम ऑक्यूपेशन बेस्ड आइडेंटिटी। ऑक्यूपेशन के बाद धीरे धीरे वो और रिजिड बन गया और अल्टीमेटली वो बन गया हमारा बर्थ बेस्ड आइडेंटिटी। ठीक है। तो धीरे धीरे ये टेरिटरी से ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन से बर्थ, ये किस तरीके से बदला ये किसी को पता भी नहीं चला, बिकॉज इट वॉज सो स्लो, इट वॉज सो इवॉल्व इन द नेचर। ठीक है। अब धीरे धीरे जो है ये आपको जैसे सारे फोटोज इसमें दिए हुए हैं, सांची स्तूप में दिया हुआ है कि कैसे लोग आयरन को माइन वगैरह कर रहे हैं, कैसे उसको यूज कर रहे हैं। बाकी सिल्वर वाले पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं जो नॉर्थ इंडिया के आसपास वाले एरिया से हम लोगों को मिले हैं। तो ये सारे एविडेंसेस हैं। इसके अलावा अच्छा, सोसाइटी की अगर हम बात करें, सोसाइटी जो आइडियल होती है उसमें ना हर पर्सन अलग अलग काम करता है, आपस में दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये सब चीज़ें आइडियल सोसाइटीज़ में होती है। जो सोसाइटीज रियल है, ग्राउंड रियलिटी बेसिकली क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ होती हैं। कई बार इस ऑक्यूपेशन के लोगों को ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा फेम मिलता है, ज़्यादा इनकी ज़रूरत होती है। इस ऑक्यूपेशन के लोगों को ज़्यादा जो है फेम नहीं मिलती है, इनकी ज़रूरत थोड़ी सी कम होती है लोगों को, सोसाइटी को, है ना। तो इनइक्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ जो ग्रुप हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेल्थ एक्वायर कर ली थी, है ना, पावर उनके पास आ गए थे, इन्फ्लुएंस उनके पास आ गया था देन एनी अदर ग्रुप्स। तो जिस ग्रुप के पास ये पावर, इन्फ्लुएंस और जो वेल्थ है जब वो आई, धीरे धीरे जो इनइक्वालिटी है वो बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है। तो सोसाइटी में इक्वालिटी से इनइक्वालिटी इस तरीके से आई कि कोई ऑक्यूपेशन जो था उसने ज़्यादा वेल्थ को अपने पास कैप्चर करके रख लिया था कुछ ग्रुप्स ने। ठीक है। तो ये ग्रुप ऑक्यूपेशन के आधार पर भी बने हुए थे और कुछ और क्राइटेरियाज भी थे, मतलब कि हम सेम कल्चर फॉलो करते हैं, सेम लैंग्वेज फॉलो करते हैं, तो उसके आधार पर भी कुछ ग्रुप्स बने हुए थे। बट मेजरली जो था वो ऑक्यूपेशन बेस्ड क्राइटेरिया था, है ना। और धीरे धीरे सोसाइटी जो उसमें इनइक्वालिटी आनी शुरू हो गई और सोसाइटी ने अपने आप को दो सिस्टम्स में जो है डिवाइड कर लिया था। वन कैटेगरी वॉज जाति। जाति इज बेसिकली अ ग्रुप और कम्युनिटी ऑफ पीपल। ये लोगों का एक ग्रुप है विद अ स्पेसिफिक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन, कि ये इसी ऑक्यूपेशन को परफॉर्म करते हैं। ये कॉबलर हैं, ये जो है बार्बर हैं, ये एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, ये सर्वेंट्स हैं, है ना, ये ट्रेडर्स हैं, ये एक आर्मी में काम करते हैं। तो ये सारे ग्रुप जो है वो बन चुके थे, इनकी अलग अलग जातियां बेसिकली आ गई थी। ठीक है। ऑक्यूपेशन क्लोजली टाइड टू दर लाइवलीहुड, कि अपना जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उसमें खान पान की जो चीज़ें लोग लेते हैं वो मतलब इनके ऑक्यूपेशन से आती हैं। तो ऑक्यूपेशन वॉज काइंड ऑफ सिमिलर फॉर ऑल दीज ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है। और द स्किल्स दैट डिफाइंड अ पर्टिकुलर जाति, किसी के पास जो स्किल है वो दिखाती है उसकी जाति क्या है। एंड एन इंस्टांस एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में स्किल होगी, मेटलर्जी में स्किल होगी, कॉमर्स में होगी, क्राफ्ट में हो गई, और धीरे धीरे करके जो है जनरेशन टू जनरेशन जाति का इस तरीके से एवोल्यूशन होता चला गया। आप इस जाति से बिलोंग करते हैं, फिर आगे आपके बच्चे भी उसी जाति से बिलोंग करते हैं। सो दैट वॉज द फर्स्ट सिस्टम। सेकेंड सिस्टम वॉज ऑफन जाति वुड गेट फर्दर सबडिवाइडेड इनटू सब जातिज, मतलब जो एक ऑक्यूपेशन के लोग हैं उसके भी आगे अलग अलग सब ग्रुप्स बन गए थे, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग रिचुअल्स वो परफॉर्म करते थे। तो धीरे धीरे सिचुएशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती चली गई। इसको पढ़ना आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज वी ऑल्सो डोंट नो कि भाई क्या जातियाँ हैं, कितनी सब जातीज हैं। कोई जाति जो है मतलब कहीं पर टेक्स्ट में लिखा है कि दिस जाति बिलोंग्स टू दिस ऑक्यूपेशन, दिस जाति बिलोंग टू दिस ऑक्यूपेशन। अब मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है, अब जो लोग एजुकेशन लेते हैं और जो उनका मन करता है वो काम करता है, नॉट ऑक्यूपेशन कि उनकी जाति क्या कहती है। तो ये सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, बट धीरे धीरे एवोल्यूशन जो है इसका इस तरीके से हुआ था ऑक्यूपेशन लेवल पर। दूसरा जो सिस्टम था वो था आपका वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम लोगों को वैदिक टेक्स्ट में भी देखने को मिला था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण्स जो थे वो उनका काम था कि भाई वो प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज रखेंगे और रिचुअल्स को परफॉर्म करेंगे, चीज़ों को याद रखेंगे, है ना। जो वेदों की हमने कहा था ना कि ओरल जो है ट्रांसमिशन हुआ था, तो जो पर्सन याद कर सकता था उन सारे मंत्रों को वो ब्राह्मण माना गया था।
ठीक है, क्षत्रिय जो है सोसाइटी को डिफेंड करने का काम करेंगे, लैंड को डिफेंड करेंगे, वॉरफेयर में इंगेज होंगे अगर जरूरत पड़ी तो। जो वैश्य है सोसाइटी की वेल्थ को इंक्रीज करेंगे ट्रेडिंग वगैरह करके, बिजनेस करके, एग्रीकल्चर करके। जो शूद्र हैं ये आपके आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, वर्कर्स हैं और सर्वेंट्स हैं। ये 4 अलग अलग वर्ण के जिक्र किया गया। इन वर्णों में आगे अलग अलग जातियां बेसिकली आई, तभी इसको हम वर्ण जाति सिस्टम कहते हैं। जैसे ब्राह्मण में आगे अलग अलग जातियां हैं, है ना, फिर शुद्ध अपने क्षत्रिय में आगे अलग अलग जातियां हैं, इनके भी आगे अलग अलग सब कास्ट हैं, सब जातियां हैं। तो कहने का मतलब सिस्टम इज टू कॉम्प्लेक्स। शुरुआत में अगर आप देखोगे ना तो शुरुआत में ये सब चीजें जो है ना बहुत ज्यादा वो थी, फ्लेक्सिबल थी। जो ब्राह्मण है अगर उसको नहीं स्प्रेड करनी है नॉलेज तो वो क्षत्रिय बन जाए, क्षत्रिय को अगर डर लगता है वॉरफेयर में जाने से तो वो वैश्य बन जाए, वैश्य को अगर ट्रेडिंग नहीं करनी आती है, एग्रीकल्चर नहीं करना आता है, बिजनेस नहीं करना आता है तो वो शूद्र बन जाए, शूद्र को अगर पढ़ना लिखना अच्छा लगता है तो पढ़ लिख के वो ब्राह्मण बन जाए। सो द सिस्टम वॉज टू फ्लेक्सिबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट धीरे धीरे इट बिकेम रिजिड बिकॉज जो ब्राह्मण थे उनको ज्यादा पावर थी, उनको ज्यादा इन्फ्लुएंस था, तो उन्होंने उस इन्फ्लुएंस को बनाए रखने के लिए, अपने बच्चों को भी पावर देने के लिए वहां पर एक सिस्टम इस तरीके से बना लिया जो एक बंद सिस्टम था, क्लोज सिस्टम था कि इस पूरे एरिया में कोई भी नीचे से क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है एंटर नहीं करेंगे, हमारा पर्टिकुलर वर्ण यही रहेगा। सो द फ्लेक्सिबल सिस्टम बिकेम टू रिजिड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये दिखाते हैं हमें कि सर्कमस्टांसेस अगर डिमांड करते थे तो वो अपने प्रोफेशंस को, ऑक्यूपेशंस को चेंज भी कर सकते थे। बट दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्ट्रक्चर इंडियन सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड इट्स एक्टिविटी इंक्लूडिंग इकोनॉमिक वंस, देयरफॉर गेव इट सम स्टेबिलिटी। तो यही इसका मतलब था, है ना, कि बेसिकली माइग्रेशन आप कर सकते थे, तो इसीलिए सोसाइटी बहुत स्टेबल थी उस टाइम पे। कोई अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो कोई और उसका काम कर रहा है, उसके पास किसी और के पास वो वाली स्किल है ना। तो कहने का मतलब कि सिस्टम स्टेबल था, बट धीरे धीरे सिस्टम बिकेम रिजिड एंड लेड टू इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स द लोअर जातिज एंड सम कम्युनिटीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वर्ण जाति सिस्टम। किसी को तो जो है उनको मतलब इन चारों वर्णों से ही बाहर निकाल दिया गया था, इतना डिस्क्रिमिनेशन जो है किया गया था, इतनी इनइक्वालिटी बेसिकली आ गई थी, है ना। तो धीरे धीरे सिस्टम रिजिड बना, स्टेबिलिटी से हम इंस्टेबिलिटी की तरफ चले गए। ओके, सो दैट्स हाउ द वर्ण एंड जाति सिस्टम वाज डेवलप्ड। ऑल्सो अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है हम ये अग्रीमेंट कर सकते हैं, हम अग्री करते हैं इस बात पे कि आज सिस्टम जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है एंड सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है पहले के मुकाबले, और कोई भी पर्सन जो है कोई भी काम कर सकता है आज बिकॉज ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन एंड इक्वालिटी टू ऑल पीपल, है ना। तो ये अभी भी सिस्टम जो है हम कर सकते हैं, बट अगेन काफ़ी ज़्यादा अभी भी आपको बहुत सारे रूरल एरियाज में खास करके अभी भी वर्ण और जाति का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा मिल जाएगा एज कम्पेयर टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट हाँ, आगे इसको हम डिस्कस करेंगे और भी कि जाति वर्ण वगैरह क्या है, बट अगले चैप्टर्स में। अब जैसे कास्ट, जो जाति हम कहते हैं ना उसको हम कास्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो इंग्लिश वर्ड कास्ट है ना, ये पोर्चुगीज वर्ड एक कास्टा है, वहां से आया था, क्योंकि इंडिया में 16th सेंचुरी बीसी में पोर्चुगीज आए थे और उन्होंने सोसाइटी का, इंडिया वाली सोसाइटी का एक सेंस बनाने की कोशिश करी कि यार ये लोग जो आपस में डिवाइडेड क्यों हैं, कैसे डिवाइडेड हैं। तो उन्होंने कास्ट शब्द दिया जो कास्टा से डिनोट होता था, है ना। तो धीरे धीरे जो है इन्होंने कास्ट को वर्णों में, वर्ण को समझा, ठीक है, वर्ण और जाति को एक ही उन्होंने मान लिया। तो अल्टीमेटली अब हम वर्ण सिस्टम या जाति सिस्टम नहीं बोलते, हम लोग वर्ण जाति सिस्टम बोलते हैं, ऐसे तीनों इकट्ठे बोलते हैं हम लोग, है ना। तो बस पता हो कि कास्टा, कास्ट जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, द पोर्चुगीज वर्ड कास्टा, ठीक है, इट इज बेसिकली द ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये है महाजनपदों के टाइम की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह डेवलपमेंट हो रही थी। फर्स्ट मिलेनियम बीसी की हम बात कर रहे हैं, 1000 बीसी के आसपास हम आ गए हैं। इसमें कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप होती थी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, पिलग्रिमेज, मिलिट्री कैंपेन्स, मतलब काफ़ी सारे जो लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे थे फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। 2 पथों की हम बात करते हैं, वन इज योर उत्तर पथ एंड सेकेंड इज योर दक्षिण पथ। जो उत्तर पथ वाला एरिया है वो आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन्स, ये गांधार, कंबोज, जो हमारे सारे महाजनपद हैं यहाँ से लेकर गंगा प्लेन्स तक, ये सारा जो एरिया है ये उत्तर पथ वाला था, है ना, ये पूरा का पूरा फ्रॉम गांधार, कंबोज टू अल्टीमेटली दिस मगध एम्पायर, है ना, द अंग एसी बेसिकली। इसके अलावा जो आपका सेकंड है वो कौशाम्बी से शुरू होता था, प्रयागराज है बेसिकली विच इज द अगेन कैपिटल ऑफ वन ऑफ द महाजनपद। कौशाम्बी से लेकर ये विंध्यन रेंज को क्रॉस करता था और अल्टीमेटली सारा का सारा साउथ में फिर ये जाता था।
तो उत्तर पथ वाला एरिया, दक्षिण पथ वाला एरिया, ये आपस में जो है एक दूसरे को ऐसे मतलब ट्रेडिंग या रूट्स बेसिकली थे हमारे पास ये। तो काइंड ऑफ ट्रेड नेटवर्क वाज वेल एस्टैब्लिश्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन ऑल दी महाजनपद्स। ठीक है, तो एक तो ये खास बात। इसके अलावा बहुत सारी सिटीज और इमर्ज हुई थी ईस्टर्न रीजन में, जैसे शिशुपालगढ़ बड़ी फेमस सिटी है वहां पर ना, तो भुवनेश्वर वाले एरिया के आसपास है ये। अगेन विच इज द शिशुपालगढ़ वॉज द कैपिटल ऑफ कलिंग रीजन। कलिंग वॉर हम पढ़ेंगे जब अशोकन एरा करेंगे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे। बट अगेन कलिंगा रीजन की कैपिटल थी, जहां पर काफी स्ट्रिक्ट स्क्वायर ग्राउंड प्लान बना हुआ था विद इम्पोजिंग फोर्टिफिकेशन एंड ब्रॉड स्ट्रीट्स। मतलब कि ठीक है, सारे जितने भी और सारे सिटीज थे उनकी फोर्टिफिकेशन भी हो रखी थी, उनके आसपास भी जो है पानी वाला एरिया था जिसमें मगरमच्छ थे, है ना, तो काफी सारे एरियाज ऐसे ही थे। बट हाँ, कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड माने गए, जिसमें से शिशुपालगढ़ वॉज वन ऑफ दैट, है ना, ये उड़ीसा वाले एरिया में। सदर्न रीजन में भी काफी सारे जो एक्सकवेशन हम लोगों ने करी, उससे पता लगा कि वहां पर भी चोला, चेरा, पांड्या, इन तीनों किंगडम्स का कहीं ना कहीं हमें एविडेंस मिलता है। हम साउथ वाले किंगडम्स भी करेंगे, ठीक है, तो बट अभी नहीं कर रहे बिकॉज एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो एनसीईआरटीज में जो जो चीजें दी हुई है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में डिटेल्ड एडवांस्ड जो है हमारा फाउंडेशन कोर्स में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा ठीक है, साउथ वाला हो गया हमारा, ये आपकी पूरी टाइमलाइन दी हुई है। ये आपका 1900 बीसी के आसपास आपका आईवीसी था। फिर ये जनपदों का टाइम आया 1200 से आसपास, महाजनपद आया आपके 700 बीसी के आसपास, और 5वीं बीसी तक तो काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड सिस्टम्स जो थे महाजनपदों के वो डेवलप होने शुरू हो चुके थे। सो दैट्स हाउ द सिस्टम इज देयर। ये सारे हैं, मतलब जहां पर ये सारा का सारा ये तमिलनाडु में चोला चेरा पांड्या वाला जो एरिया था उसकी एक्सकवेशन से हमें काफी सारे शेल्स एंड जेमस्टोन्स वगैरह भी मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये भी बताया हुआ है कि सदर्न रीजन्स जो थे वो काफी रिच थे रिसोर्सेज में, जिसमें प्रेशियस प्लस सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी आते थे, जिसमें आपका गोल्ड, स्टोन, स्पाइसेस ये थे। और दे प्रॉफिटेबली ट्रेडेड नॉट ओनली विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, सिर्फ इंडिया में और महाजनपदों के साथ ही इनका ट्रेडिंग नहीं था, बल्कि बाहर के देशों से भी इनका ट्रेड था। एंड दैट इज वाई दीज किंगडम्स वर मोर पावरफुल देन ऑल द किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे जब इनको, तो यू विल गेट टू नो कि कितने बड़े बड़े टेम्पल्स का आविष्कार, टेम्पल्स बनाए गए, नेवी भी डेवलप की गई चोल राजाओं के द्वारा। तो काफी बड़े एरियाज पर ये सदर्न किंगडम्स जो थे वो डेवलप हो रहे थे। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद दीज महाजनपद सीज टू एग्जिस्ट, और फिर नई डेवलपमेंट्स आती हैं, इंडिया दोबारा से रीशेप होता है। तो कहने का मतलब क्या है, चीजें धीरे धीरे बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, और साथ साथ जो है चेंज भी होती रहती हैं। ओके, सो दीज वर द एरियाज ऑफ जनपद एंड महाजनपद। उनकी सोसाइटी कैसी थी, वर्ण जाति सिस्टम क्या था, बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, राजा था, सभा थी, समिति थी, कौन रिपब्लिक था, कौन मोनार्किकल था। इसके अलावा कल्चरल पैटर्न्स क्या थे वहां पर, ट्रेडिंग नेटवर्क कैसे डेवलप हुए, जो जोग्राफिकल एरिया था वो किस महाजनपद का कौन सा था। तो ये सब चीजें जो है अपने को पता होनी चाहिए। दैट इज वाई दीज एरियाज आर कॉल्ड सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी एंड यू कैन इजिली डिफरेंशिएट दिस एरा विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो ये पूरा का पूरा हमारा आइडिया है कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग करके पूरी एनसीईआरटी को कवर करें, एंड जिसके लिए आप हमारा एनसीईआरटी का जो बैच है, फाउंडेशन जो बैच है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बट ओके, इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। हम मिलेंगे आपको द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ 7th क्लास की एनसीईआरटी। तब तक आप इसको रिवाइज करो। कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और कोई भी अगर आपको इशू आए तो प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।